ठीक है, संविधान निर्माण के बाद का जो टॉपिक है वो मौलिक अधिकार ही है। तो मौलिक अधिकार जो पढ़ेंगे, इसमें कम से कम आज अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक तो पढ़ेंगे। इसके बाद अगले क्लास में अनुच्छेद बाकी जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले वो कवर करेंगे। तो मौलिक अधिकार की टॉपिक है, इसको बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले जानना है कि मौलिक अधिकार संविधान के कौन सी भाग में है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। जैसे कि भाग 1 में राज्य की परिभाषा के साथ साथ राज्य की शक्ति का वर्णन करता है। ठीक है, इंडिया के बारे में जो राज्य की अवधारणा है वो राज्य के बारे में बताता है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। इसके बाद अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के संबंध में, जो सिटीजनशिप होता है उसके संबंध में बातें बताता है। और अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक का जो प्रावधान है वो मौलिक अधिकार के बारे में ही स्पेशल बताता है। तो हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी भाग में है? भाग 3 में है। ये कौन सा कहाँ तक के अनुच्छेद को कवर करता है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक कवर करता है। ठीक है, हाँ, ये मौलिक अधिकार जो था इसको निर्माण करने में हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ स्वतंत्रता संघर्ष करने वाले सेनानियों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। जैसे कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन जो है, लाहौर अधिवेशन के ही समतुल्य कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में। और इस कराची अधिवेशन में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल भी यहाँ पे विद्यमान थे। वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकार की डिमांड की थी। ठीक है, मौलिक अधिकार दस्तावेज की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ वल्लभ भाई पटेल ने। और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। ठीक है, और इस मौलिक अधिकार का जो अधिकार रखा था, इस अधिकार का दस्तावेज जो पैटर्न है, जो प्रारूप है, इस प्रारूप को लिखने में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भूमिका अदा की। नेहरू ने ही लिखा। ओके, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में सबसे कीमती अधिकार माना जाता है, सबसे कीमती प्रावधान माना जाता है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कि अधिकारों का दस्तावेज, भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, मैग्ना कार्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग ब्रिटेन में किया था, इंग्लैंड में किया था। मैग्ना कार्टा शब्द फ्रेंच से बना है, जिसका अर्थ होता है अधिकारों का दस्तावेज। तो मौलिक अधिकार के संबंध में ये संक्षिप्त जानकारी आपको मिल गया। इसके अलावा देखना है कि मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अप्लाई के लिए हम 2 हिस्सा में बांटते हैं इसको। एक जो भारतीय नागरिक हैं और एक है विदेशी नागरिक। ठीक है, तो भारतीय नागरिक के दायरे में कौन कौन आएगा? तो वो सभी व्यक्ति जो इंडियन हैं। यहाँ पर एक बात समझना है कि भारतीय नागरिक का मतलब सिर्फ मौलिक अधिकार उन्हीं के हक में नहीं है जो जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे प्लस है। जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम भी है वो भी अधिकार के दायरे में आते हैं। तो यह इसको 2 हिस्सा करते हैं, एक 18 वर्ष प्लस वाले, एक 18 वर्ष माइनस। तो ये दोनों कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार के दायरे में पूर्णतः। ठीक है, और विदेशी नागरिक मौलिक अधिकार के दायरे में कुछ आते हैं, ज़्यादा नहीं। जैसे कुछ अनुच्छेद का जिक्र करते हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30 और एक 29। तो ये सब जो है मौलिक अधिकार में सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं, ये उनको नहीं मिलता है। ठीक है, और बाकी जो अधिकार हैं वो दोनों को मिलता है। जैसे क्या मिलता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, 18, फिर हो गया 20, 21, 22, 23, 24 भी मिलता है, 25 भी मिलता है, 26 भी मिलता है, 27, 28, 32 मिलता है। तो ये सारे अधिकार इन दोनों को मिलते हैं, भारतीय नागरिकों को भी और विदेशी नागरिकों को भी। लेकिन कुछ बुनियादी अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही मिलता है। उसमें से एक है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, अब कुछ बातें ये भी समझना है कि कब कब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, कब कब हट जाता है। जैसे देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल की बात आती है
राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जहां पूरे राष्ट्र में इमरजेंसी लग जाती है, तो उस टाइम क्या होता है कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके जितना भी आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक का, उसमें से 2 आर्टिकल छोड़ दें, 20 और 21, जितना भी आर्टिकल है उन सबको हटा दिया जाता है। जब कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो है 352, अनुच्छेद 352 में। इसका मतलब है कि जब भी पूरे देश में आर्टिकल 352 लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी सारे आर्टिकल, अनुच्छेद क्या होते हैं कि हट जाते हैं। तो एक आपने ये समझा। दूसरा पॉइंट समझिए। देखिए, जब भी हमारे देश में बाह्य आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण को हम लोग युद्ध भी कर सकते हैं, विदेशी युद्ध, विदेशी युद्ध। तो उस टाइम यदि विदेशी युद्ध हो गया या बाह्य आक्रमण हो गया तो उस टाइम अनुच्छेद 19 भी हट जाता है, ये भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है। और इस टाइम क्या जीवित रहता है? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, बस। आर्टिकल 20 और 21 में क्या कहा? 21 में क्या कहा? इसमें 21 में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति को अपनी जान बचाने का अधिकार है। ठीक है। और अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जहाँ पर बोलने, विचार करने, है ना, किसी पेशा, कारोबार, आवागमन और किसी तरह की बिजनेस करने की जो सुविधा मिल जाती है वो आर्टिकल 19 में है, तो वो हट जाता है यहाँ पर। लेकिन एक बात समझना है कि यदि आंतरिक आपातकाल की बात होती है तो आर्टिकल नहीं हटता है। इसका मतलब आंतरिक आपातकाल कभी भी हो सकता है। और ऐसे आंतरिक आपातकाल में अगर आर्टिकल 19 को हटाते जाएगा तो फंडामेंटल राइट्स की जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वही विखंडित हो जाएगी। तो आंतरिक आपातकाल मतलब इंटरनल इमरजेंसी, तो उस टाइम अनुच्छेद 19 नहीं हटता है, इसको ध्यान रखना है। आंतरिक आपातकाल में अनुच्छेद 19 नहीं हटता है, वो अप्लाइबल रहता है, वो जैसे का तैसे रहता है। इसके बाद देखिए, जहाँ पर फौजी शासन लागू हो, अनुच्छेद 34 ये कहता है, आर्टिकल 34, जहाँ पर फौजी शासन लागू होता है, जैसे कि असम की बात करें तो असम में फौजी शासन की जरूरत पड़ जाती है। फौजी शासन का मतलब होता है सैन्य शासन, जहाँ पर पुलिस शासन विद्यमान हो। तो पुलिस शासन, सैन्य शासन, फौजी शासन जहाँ पर विद्यमान होता है, वहाँ पर अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो फौजी शासन वाले क्षेत्र में हटा दिया जाता है। ओके। देखिए, अच्छा, दूसरा बात क्या है कि कुछ मामले में आर्टिकल 33 ये कहता है, आर्टिकल 33 कुछ मामले में जहाँ से रॉ एजेंसी, सीबीआई, ईडी, आईबी और इस तरह की जो गुप्तचर विभाग वाले संगठन हैं, उन सबको अनुच्छेद पूरी तरह से नहीं मिलती है अधिकार में। तो इसमें से क्या क्या आता है ये भी देखिए। इसमें आता है मिलिट्री, पैरामिलिट्री, सेना, जो बॉर्डर में रहता है सेना, बीएसएफ, रॉ, सीबीआई या आईबी, इसके अलावा ईडी और तरह तरह की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां। तो उन सबको मौलिक अधिकार में जितने भी राइट्स सामान्य नागरिक को मिलता है, वो राइट्स उनको नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जाता है। ये देश के हित में लगाया जाता है, क्योंकि अगर सीबीआई जैसी गुप्तचर संस्था अगर अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रयोग करना शुरू करेगा तो गुप्त रहने वाली बात ही क्या फिर रह जाएगी। इसलिए उन पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और अनुच्छेद 32 को समझना है। इसके बाद फिर हम लोग आर्टिकल वापस में जहाँ पर पढ़ना चाहिए वहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि ये समझाना जरूरी है कि राष्ट्र जब ये मौलिक अधिकार लगता है तो कौन कौन दायरे में लगता है, किनको लगता है। एक है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 32 जो है स्पेशल सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधानित है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान करता है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अनुच्छेद यह शक्ति देता है कि जब भी किसी व्यक्ति का या किसी संस्था का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के दायरे को, अनुच्छेद 32 की शक्ति का प्रयोग करके हम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 32 का प्रयोग। एक आर्टिकल है वो है अनुच्छेद 226। इसमें जैसे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है वैसे ही हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है। ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है किस अनुच्छेद के सहारे? अनुच्छेद 226 के सहारे, यदि उन्हें मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो।
तो ये दोनों अनुच्छेद जान गए। अब जानिए हम लोग एक एक करके इसमें आते हैं आर्टिकल का। अनुच्छेद 12 से शुरू करते हैं, जो कि अनुच्छेद शुरुआत 12 से है। आर्टिकल 12 एक समरी बोल देते हैं कि अनुच्छेद कहाँ कहाँ पर है, इसके बाद शुरुआत से फिर हम लोग करेंगे। देखिए जैसे कि सबसे पहले समता, स्वतंत्रता, इन दोनों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। समता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का जब अधिकार आता है तो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 में है, ठीक है। थोड़ा सा वेट, इंक भर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखना है कि एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार यह अनुच्छेद 31 में था, अभी नहीं है, इसको समझना है। 31 में था, अभी नहीं है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल संपत्ति के अधिकार के बारे में कहा जा रहा है, तो अनुच्छेद 31 है, लेकिन अभी नहीं है। ये कब खत्म हुआ, तो इसकी समाप्ति संविधान के 44वां संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट 1978, इस टाइम इसको खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के साथ साथ इसको कहाँ जोड़ा गया, तो इसको 300 का क में जोड़ा गया, यानी कि 300 का ए में इसको रखा गया। इसके साथ ही एक और बात जाननी जरूरी है। देखिए इसी संविधान संशोधन में अनुच्छेद 19 का जो ए है और उसका जो एफ वाला हिस्सा है उसको हटा दिया गया, ठीक है, उसको हटा दिया गया, पूर्णतः उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। और 300 का ए में जो संपत्ति का अधिकार है उसको रखा गया, उसको जोड़ा गया। संपत्ति के अधिकार को लेकर के सबसे पहले 1951 में प्रावधान किया गया था, ठीक है। इस मामले को लेकर के ध्यान रखें कि संपत्ति का अधिकार 1951 में पहला अमेंडमेंट में ही इसको कहीं ना कहीं जिक्र किया था, और 44वां संविधान संशोधन में तो इसको हटा ही दिया गया। एक है संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह है अनुच्छेद 32, ओके। तो अनुच्छेद 32 को लेकर के आपको ध्यान हो गया। अब आते हैं 33, 34, 35। तो 35 इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 34 तक ही जानिए। इसके बाद तो 36 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 36 फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, वो राज्य का नीति का निर्देशक तत्व में आता है। तो अनुच्छेद 33 को जानिए। 33 क्या बोलता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 बोलता है कि संसद, ठीक है, संसद को यह शक्ति प्राधिकार करता है कि वह किसी भी सैन्य गतिविधि में, सैन्य मामले में मौलिक अधिकार का तुलनात्मक रूप से खंडन कर सकता है, तुलनात्मक रूप से विलय कर सकता है, तुलनात्मक रूप से मौलिक अधिकार को हटा भी सकता है उस मामले में, ठीक है। तो संसद को अधिकार है। कटौती का अधिकार, यह अनुच्छेद 33 कहता है। और अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि जहाँ पर फौजी शासन विद्यमान हो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं होगा। तो फौजी शासन की बात कर रही है अनुच्छेद 34। तो हर एक अनुच्छेद को आप याद रख सकते हैं। याद कैसे रखेंगे ये बताएंगे बाद में। फिलहाल समझिए अनुच्छेद क्या क्या बोलता है, क्या क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, चूंकि शुरुआत 12 से ही हुआ है तो अनुच्छेद 12। देखिए अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा को तय करता है। ये राज्य की परिभाषा मतलब राज्य कौन, किसको राज्य कहेंगे। तो राज्य हम लोग अक्सर पढ़ते आ रहे हैं कि 28 राज्य है, जैसे कि झारखंड, बिहार, बंगाल हो गया, ये राज्य है। लेकिन संविधान के हिसाब से ये अलग, ये क्या अलग है इसको देखिए। संविधान राज्य उसको मानता है जो सरकार है। तो सरकार क्या है?
तो सरकार की परिभाषा देखिए, सरकार 3 टाइप के हैं, एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका, एक है न्यायपालिका। तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये सब सरकार में आते हैं। ठीक है। अब कार्यपालिका देखिए केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है, विधायिका केंद्र में भी होता है, राज्य में भी होता है, और न्यायपालिका तो ऑल ओवर इंडिया में ही है। तो इन जो संरचना है ना तीनों की, इसको बोलते हैं सरकार। ओके। लेकिन राज्य की परिभाषा में और क्या किसको रखा गया है, तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। नंबर ए, राज्य उसको बोलेंगे संसद और विधानमंडल। ठीक है। राज्य उसको बोलेंगे नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, जिला परिषद। सी नंबर में राज्य उसको बोलेंगे जो पूर्णतः या अंशतः सरकारी भागीदारी हो। और एक निजी संस्थाएं जो सरकारी दायरे में आता हो। यहाँ पर एक बात समझना है कि निजी है, सरकारी दायरे में आता है, ये क्या चीज़ है। जैसे बैंक के बारे में बोलते हैं, बैंक में मान लीजिए आप लोन लेते हैं, ये बैंक है, आप ऋण लेते हैं, तो बैंक और गवर्नमेंट के बीच एक समझौता हुआ है कि बैंक ने कहा कि मेरे पास मिलिट्री फोर्स रहेगा नहीं, हम रखेंगे नहीं। मिलिट्री फोर्स से चलाने वाला अगर अवेलेबल है इंडिया में तो वही मुझे सहयोग करेगा। सरकार ने कहा कि हाँ आपको सहयोग करेगा। तो सरकार को सहयोग और बैंक करता है, और बैंक को सहयोग सरकार करती है। इस तरह से अगर हम लोन लेते हैं तो लोन की चुकता नहीं करेंगे तो बैंक वाले जो कर्मचारी है वो हमको पकड़ने नहीं जाएगा, वो पकड़ने जाएगा सरकार के कर्मचारी, यानी कि पुलिस, यानी कि प्रशासन हमें पकड़ने जाएगा। इसका मतलब ये है कि संस्थान तो निजी है लेकिन सरकारी दायरे में आता है। तो जब इस तरह की बातें हो जाती है तो इसको लोग राज्य की अंतर्गत आते हैं, राज्य में ले आते हैं। इसकी माइनर डेफिनेशन यही है, और इसके अलावा एग्जांपल देते हैं, आप समझिए कि राज्य क्या है। जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया, वो राज्य में आता है। स्कूल हो गया, राज्य में आता है। आंगनबाड़ी हो गया, राज्य में आता है। एनजीओ राज्य में आता है। ठीक है। होटल, कोई भी होटल हो, राज्य में आता है। छोटी मोटी दुकान भी किस में आता है, राज्य में आता है। क्योंकि राज्य का मतलब हो गया कि रजिस्टरकृत संस्थाएं। रजिस्ट्रेशन होता ही इसीलिए जो वो राज्य के दायरे में आ जाए। इसके साथ ही हम देखें बस की प्लेटफॉर्म, जो बस स्टैंड होता है, गार्डन, जंगल। ओके। तो इन सब चीज़ों में राज्य में आते हैं। तो ये राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 कहता है। क्लियर हो गया। एक बात ध्यान रखिए, देखिए संविधान में मौलिक अधिकार जो है यह न्यायोचित है। ठीक है। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आपको न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से न्याय मिलेगा। लेकिन यह बाध्य योग्य है, लेकिन यह स्थायी नहीं है, मतलब हमेशा रहने वाला है नहीं। संसद क्या कर सकती है, इसमें संविधान संशोधन कर सकती है अगर जरूरत पड़ी तो, और मौलिक अधिकार को हटा भी सकती है, और मौलिक अधिकार में कुछ प्रावधान जोड़ भी सकते हैं। लेकिन उनको एक दायरे में रख के जोड़ना पड़ता है, क्योंकि संविधान की कुछ मूल स्ट्रक्चर हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं, और बेसिक संरचना को अछूता छोड़ने के बाद ही उसको संशोधन किया जा सकता है। जैसे संविधान के कुछ मूल स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि संविधान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इनकी शक्तियों को अखंडित रखना, तो ये सारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। फंडामेंटल राइट को कंटिन्यू रखना, किसी को आहत न पहुंचाना। तो संसद ऐसी विधियां बनाएगी, लेकिन संसद को ऐसी विधियां बनाने के लिए उनको एक बहुत भारी संशोधन की जरूरत पड़ती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में ये कहा गया था कि संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन भी कर सकती है, उसमें परिवर्तन भी कर सकती है, लेकिन उसमें एक बुनियादी संरचना की बात रखी गई थी, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आकर के ही सब कुछ कर सकती है। तो अनुच्छेद 12 आप समझ गए। अनुच्छेद 13 आते हैं। अनुच्छेद 13 देखिए, अनुच्छेद 13 कहता है कि कोई भी विधि जो मौलिक अधिकार के दायरे में आता है, और मौलिक अधिकार का
विखंडन करती है तो इसके बनाई गई विधियां शून्य होगी, विधियां शून्य होगी। यहाँ पर एक बात समझना है कि कौन सी विधि के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी विधि शून्य हो जाएगी। कौन सी विधि, अब कितना भी विधि बनाओ अप्लाई नहीं होगा, संविधान नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। लेकिन ऐसी कौन सी विधि है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा, ये हम सबको समझना है। उन विधियों का जिक्र करते हैं। जैसे विधि कई टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 में विधि के अंतर्गत आता है स्थायी विधि, स्टेबल। और स्थायी विधि में सबसे पहले आएगा संविधान, फिर आएगा संसद, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इसका मतलब राज्य का जो विधानसभा है वो। तो संविधान, संसद और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों आते हैं स्थायी विधि के दायरे में। क्यों आते हैं? क्योंकि इनको अधिकार दिया गया है कि वे अपने अपने राज्य के अंतर्गत आने वाली विधियों को बना सकते हैं। जैसे कि केंद्र के लिए संविधान बनाता है पार्लियामेंट, अधिनियम बनाता है पार्लियामेंट, और पूरे वो भारत में अप्लाई होता है। और प्रत्येक राज्य के लिए जो अधिनियम बनाता है वो बनाता है वहाँ की विधानसभा, जो स्पेशल उस राज्य में ही अप्लाई होता है। जैसे बिहार राज्य का जो विधान बनाने वाले विधानसभा है, उनके द्वारा बनाए गए अधिनियम झारखंड राज्य में अप्लाई नहीं होगा। उसी तरह तो स्थायी विधियाँ प्रत्येक विधानसभा का अधिकार है और संसद का भी अधिकार है, लेकिन वो अपने अपने क्राइटेरिया में रह करके ही बनाते हैं। जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में बनाएगा पार्लियामेंट, विधान बनाएगा, एक्ट बनाएगा। राज्य सूची में बनाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और समवर्ती सूची में दोनों को हक है, पार्लियामेंट का भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हक है कि वो नियम बनाए। तो उसको बोलते हैं स्थायी विधियाँ। नंबर 2, एक है अस्थायी विधि। अस्थायी विधि का मतलब होता है शॉर्ट टाइम के लिए चलने वाली विधियाँ। अब शॉर्ट टाइम के लिए कौन सी विधि चलती है? जैसे मान लीजिए कि किसी स्टेट में इमरजेंसी आ गया है, वहाँ की विधान भंग हो गया है, वहाँ की विधानसभा भंग हो गया है। तो विधानसभा भंग होने के कारण क्या होता है कि राज्यपाल को सारी शक्ति दी जाती है। वैसे ही मामला केंद्र में होता है। जब भी जो मेरा संसद भवन है, संसदीय व्यवस्था भंग हो जाता है तो सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास आ जाती है। और राष्ट्रपति का ही अधिकार होता है कि वो तरह तरह की विधान और अध्यादेश जारी कर दे, इसके बाद वो विधियाँ बना दे। तो अस्थायी विधियाँ में ये सब आ जाता है। तो क्या आएगा इसको देखिए, केंद्र में आएगा राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है। राज्य में आएगा राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए कि अस्थायी विधियां हमेशा नहीं टिकती है। फिर से नया जब पुनर्गठन होता है पार्लियामेंट का या राज्य विधानसभा का, तो अस्थायी विधियां 6 माह के अंदर ही भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर से नई विधियां आती है। लेकिन अस्थायी विधि है कहीं ना कहीं, तो ये भी विधि के दायरे में आता है, इसको ध्यान रखिए। और एक है प्रत्यायोजित शक्तियां, प्रत्यायोजित शक्तियां या विधियां। इसमें क्या आएगा देखिए, इसमें आएगा सबसे पहले आदेश, ठीक है। इसमें आएगा नियम, इसमें आएगा विनियम, इसमें सूचना आएगा, इसमें अधिसूचना आएगा। तो जब ये सब आ जाता है इसको बोलते हैं प्रत्यायोजित विधियां। क्लियर है? और सबसे अंतिम में विधि के अंतर्गत आता है रूढ़ि या प्रथा, रूढ़ि या प्रथा। अब इसका एग्जांपल आप देखे होंगे ट्रिपल तलाक में, ठीक है। जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा था, तो वो ट्रिपल तलाक रूढ़ि या प्रथा में आता है। ओके, तो रूढ़ि और प्रथा में जो भी विधियां बनती है, यदि वो संविधान के अनुकूल नहीं है तो इसे खत्म कर दिया जाता है। तो वही मैंने कहा ना कि जो भी विधि मौलिक अधिकार के दायरे में रहने के बाद भी अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो विधियां अपने आप शून्य हो जाएगा। इसलिए इसको खत्म करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सरकार ला रही है, UCC, ठीक है।
ठीक है। और ऐसे ही 3 और एक्ट लाने वाले हैं। उन एक्ट में सिर्फ यही प्रावधान किया गया है कि रूढ़ी और प्रथा जो संविधान के अनुकूल नहीं है, मौलिक अधिकार के अनुकूल नहीं है, उसे खत्म कर दिया जाए। तो अनुच्छेद 13 ये कहना है। बंद करिए।